नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख की कविता पतंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी है? कितनी रंग बिरंगी और कितनी सुंदर होती है वो, है ना? पतंग को देखकर मन में तरह तरह के भाव आते हैं। वह कभी तितली सी, तो कभी बंदर सी, कभी मछली सी, तो कभी रॉकेट सी तेज तर्राक लगती है। चलिए आज हम एक ऐसी ही पतंग की कविता पढ़ते हैं, जिसे देखकर एक बालक के मन में क्या क्या विचार आते हैं वो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। चलिए पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। ये कविता कुछ इस प्रकार से है। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कल की सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बादल से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी से इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बच्चों, अब इस कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं। इस कविता में कवि पतंग के अलग अलग रूप की व्याख्या करता है। वह ये बताना चाहते हैं कि पतंग तितली से सुंदर पंख लगाकर हमेशा आकाश में घूमती हुई नजर आती है। जैसे तितली रंग बिरंगी होती है, पतंग भी हर रंग में आपको मिल जाएगी। जैसे इतने तितली से पंख उधार लिए हैं। जिस तरह से मुर्गे के सर पर कलगी होती है, पतंग के भी सर को उसी तरह से सजाया जाता है। पतंग की एक पूंछ भी होती है जो बिल्कुल बंदर जैसी लगती है, जैसे बंदर की लंबी पूंछ। जब पतंग आसमान में इतना सज धर कर उड़ती है तो वह बिल्कुल मछली सी लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे एक मछली पानी में हमेशा घूमती रहती है। आकाश में उड़ते समय पतंग सबसे अलग लगती है। हमेशा दिखने वाले पक्षियों से इसकी चाल बिल्कुल अलग और निराली होती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आकाश को छूकर ही मानेगी। प्यारे बच्चों, आगे कवि यह बताना चाहते हैं कि पतंग का आविष्कार रॉकेट से पहले हुआ था। इसीलिए पतंग को आसमान की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि जब रॉकेट नहीं था तो मनुष्य द्वारा बनाई गई यही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो आसमान में घूमा करती थी। अब तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नील गगन में उड़ती मिल जाएंगी, जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, गर्म हवा का गुब्बारा इत्यादि। पतंग कभी कभी उड़ते समय इतना ऊपर चली जाती है जैसे सूरज को छूना चाहती हो। जिस तरह से सैलानी अर्थात पर्यटक हिम्मत करके हर ऊंची से ऊंची चीज़ को छू लेना चाहते हैं। पतंग उड़ते समय ऐसी लगती है जैसे पानी की तरंगे इसके अंदर समा गई हों और अटखेली कर रही हों। हमेशा इन्हीं उमंगों के साथ पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, जैसे आसमान को छू ही लेगी। बच्चों, आगे कवि कहते हैं कि जब पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती है तो वह ऐसी लगती है मानो बादलों से बातें करने पहुंच गई हो। वहां मिलने वाले बगुलों और अन्य पक्षियों के साथ वह घूमती रहती है, और जब आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो वह उस इंद्रधनुष के आंगन में हिरनी की तरह कूदती रहती है। पर इतनी ऊंचाई को भी छू लेने के बाद उसकी डोर हमेशा धरती से बंधी रहती है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि ऊंचाई को छू लेने के बाद भी
पतंग में कोई अभिमान नहीं आता। वह धरती पर वापस लौटकर आना चाहती है। हम इंसानों को भी इसी तरह कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, हमें धरती से बंधे रहना चाहिए, अर्थात अभिमान नहीं करना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, अब इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है पर। पर अर्थात पंख। सवार। सवार का अर्थ होता है ठीक करना या सजाना। जल विहार। जल विहार का अर्थ होता है जल में घूमना, जिसे हम तैरना भी कहते हैं। विचित्र। विचित्र मतलब सबसे अलग, अजीब या अलग तरह की। चाल ढाल, चाल चलन या व्यवहार। सैलानी। सैलानी हम घुमक्कड़ लोगों को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नई चीज़ को ढूंढने के लिए घूमते हैं, या यात्रियों को भी हम सैलानी कहते हैं। तन। तन मतलब होता है शरीर। और विचरती। विचरती मतलब होता है घूमना या घूमती। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें क है पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है। और इसका उत्तर है पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए तितली से पर, मुर्गे से कलगी और बंदर से पूंछ ली है। ख प्रश्न है कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया है। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले इसलिए कहा है क्योंकि पतंग अपना रूप सजा के नई सी लग रही है। ग प्रश्न है आकाश में पतंग क्या क्या करती है। उत्तर है आकाश में पतंग बादलों से बातें करती है और बगुलों के साथ घूमती रहती है। बच्चों, घ प्रश्न है पतंग को सैलानी क्यों कहा गया है। और इसका उत्तर है पतंग को सैलानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह इधर से उधर घूमा करती है। अगला प्रश्न है पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा गया है। और उत्तर है पतंग सूरज जैसी बहुत दूर रहने वाली चीज़ को भी छू लेना चाहती है, इसलिए पतंग को हिम्मत वाली कहा गया है। बच्चों, पढ़ो और समझो। यहाँ हम वी उपसर्ग लगाकर शब्दों में आने वाले बदलाव को देखेंगे। जैसे चित्र में हमने वी उपसर्ग लगाया तो बन गया विचित्र। देश। देश में हमने वी उपसर्ग लगाया तो बन गया विदेश। देह विदेह। ख्यात विख्यात। अब हम आगे चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा से शब्द में क्या बदलाव आते हैं वो देखते हैं। पहला है पूंछ। पूंछ बंदर की पूंछ। और पूंछ, पूंछ का अर्थ होता है सवाल पूछना या कुछ भी पूछना। इसी तरह से संवार। संवार मतलब सजाना। और सवार जैसे हम घुड़सवारी करते हैं। रंग। रंग आप सब लोग जानते हैं। और रग। रग हम खून को कहते हैं। जंग। जंग का अर्थ होता है लड़ाई। और जग। जग का अर्थ होता है संसार। तो देखा बच्चों, केवल अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाने से शब्दों में क्या बदलाव आते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कविता में बहुत से काम वाले अर्थात क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे लेना, संवारना, लगाना आदि। ऐसे ही 8 क्रिया शब्द चुनकर आपको लिखने हैं। मैंने इस कविता में आए जितने भी क्रिया शब्द हैं सबको लिखा है, जैसे लगा, लेकर, करती, चाल, उड़, छूना, बातें, विचरती, कूदना, चढ़ना।
बच्चों, आखिरी प्रश्न है, शब्द पहेली में से नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। पहला शब्द है बादल, उसका समानार्थी शब्द है मेघ। दूसरा शब्द है गगन, गगन का समानार्थी शब्द क्या होगा? आकाश। धरती वसुधा, पंख पर, जल नीर, मछली मीन, सूरज, सूरज का समानार्थी शब्द है दिन कर, तन, तन हमें किसे कहते हैं? शरीर को। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी यह पतंग नामक कविता समाप्त होती है। यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस कविता से मिलने वाली सीख को हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी अभिमान न करिए।